मैं प्रताप सिंह आप लोगों को मैथ्स विद मस्ती के पोर्टल से चूँकि हाई स्कूल का एक पार्ट है श्वसन जय प्रक्रम के अंतर्गत आता है श्वसन तंत्र। आज हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में कुछ समझने वाले हैं। तो हमें यह समझना है कि श्वसन तंत्र होता क्या है, कि श्वसन तंत्र में हम कैसे काम कर पाते हैं, इस बात को हमें समझना है। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में बहुत सारी ऊर्जा हमको किस रूप में मिलती है, एटीपी के रूप में मिलती है। हम ये प्रोसेस समझने वाले हैं। ज़रा इस चित्र पे ध्यान से समझिएगा। इस चित्र को हम इस चित्र में देख रहे हैं, हमारा क्या है कि नासा द्वार है, ये मुख गुहा है, ग्रास नली, कंठ, श्वास नली, उपास्थि बल है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, अब हम ये समझेंगे श्वसन है क्या या सांस है क्या। तो हमें ये देखना है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अथवा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के विखंडन की जो अभिक्रिया है वो श्वसन कहलाती है। अब होता क्या है कि ग्लूकोज का विखंडन कहाँ होगा, कोशिका में। क्योंकि हमें पता है कि हम लोग जो भोजन लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं, और जो हमारी कोशिकाएं जो लेती हैं वो किस रूप में लेती हैं, ग्लूकोज के रूप में लेती हैं। तो हमने समझा श्वसन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अथवा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के विखंडन की अभिक्रिया क्या कहलाने वाली है, श्वसन। तो श्वसन को हम दो भागों में पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र को। एक क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हम देखेंगे इसको ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित रहेगी और अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसके बारे में समझेंगे, अनाक्सी श्वसन के बारे में समझेंगे। अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहती है और यह जो क्रिया है वह कोशिका के कोशिका द्रव में संपन्न होती है, और इस क्रिया के दौरान 56 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ समझने वाले हैं कि इस प्रक्रिया में दो तरह के उत्पाद बनते हैं। एक तो बनता है कि मेथिल अल्कोहल बनता है, और दूसरा क्या बनता है हमारे पास, लैक्टिक एसिड। आपको पता होगा कि जब हमारे शरीर में जब मांसपेशियों में दर्द का जो कारण रहता है वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे शरीर की मांसपेशियों में क्या होता है, दर्द होता है। अब ये दर्द जो मांसपेशियों में दर्द जो होता है वो कैसा होता है, ये दर्द का अस्थायी कारण है, बल्कि स्थायी कारण नहीं है। एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात बता दें, स्थायी दर्द का कारण क्या रहने वाला है, जो यूरिक एसिड होता है वह हमारे शरीर में स्थायी दर्द का कारण है। लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में स्थायी दर्द का कारण नहीं है। यहाँ पर दूसरी बात हम क्या समझने वाले हैं, चूँकि हमने अनाक्सी श्वसन तो समझ लिया, अब हम समझने वाले ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में क्या रहता है, ऑक्सी श्वसन में जो रहता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया संपन्न होती है, और इस दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है वो कितनी होती है, 686 किलो कैलोरी। ठीक है, अनाक्सी श्वसन में जो ऊर्जा ऑक्सी श्वसन में जो ऊर्जा मुक्त होगी वो कितनी होगी, 686 किलो कैलोरी। दूसरी बात यह है कि ये क्रिया होगी कहाँ, यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। और ऑक्सी श्वसन की जब हम बात करेंगे तो यह प्रोसेस या यह प्रक्रिया ऑक्सी श्वसन की 3 चरणों में संपन्न होती है। वो कौन कौन सी रहती है, अंतः श्वसन, बाह्य श्वसन और गैसों का विनिमय। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात हम क्या समझने वाले हैं, सबसे पहले ये समझेंगे कि बाह्य श्वसन क्या होता है। बाह्य श्वसन का अंतर्गत हम ये समझेंगे कि जैसे हमने सांस को लिया और सांस को छोड़ा। ठीक है, हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते भी हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमें ये देखना है कि हम लोग क्या लेते हैं, सांस में वायु। क्या लेते हैं, वायु। और जैसा कि हमें जानना चाहिए, समझना भी चाहिए कि वायु होता क्या है। वायु में हम लोग क्या जानते, हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग खाली खाली ऑक्सीजन ले रहे हैं, जबकि हम लोग ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। ऑक्सीजन के साथ साथ हम नाइट्रोजन भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें रहेंगी, एक तो क्या रहेगा इन और एक क्या रहेगा आउट। इनमें हम देखेंगे कि हमने इनमें नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और CO2 हो गया। हवा में 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन रहता है और 0.03% क्या रहने वाला है, CO2। जब हम छोड़ते हैं सांस बाहर, एक बार सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन 78% लिया, O2 हमने 21% लिया, CO2 0.03% लिया, और हमने छोड़ा कितना, ये 78% पूरा नाइट्रोजन हमने बाहर छोड़ दिया। ऑक्सीजन जो छोड़ा है वो हमने कितना छोड़ा, 17%, और जो CO2 छोड़ा वो कितना छोड़ा, 4%।
अब यहाँ पे ये गणित समझने वाली है कि ये जो हमने 21% लिया था, छोड़ा 17%, 0.03% लिया, छोड़ा कितना 4%, बाद बाकी का क्या हुआ। इस गणित को समझने के लिए हम लोग कहाँ चलते हैं, गैसों के विनिमय के पास। गैसों का विनिमय क्या होता है, तो गैसों के विनिमय में हम ये समझेंगे कि जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे कि इस चित्र में हम समझ पा रहे हैं, नासा द्वार के द्वारा और मुख गुहा के द्वारा हमने क्या लिया, सांस। ये जो आप लिखा देख रहे हैं आप, ग्रसनी, ग्रसनी का मतलब ये होता है, ये ग्रास नली है और यहीं पर होता है एपिग्लोटिस बाल्ब, ठीक है। एपिग्लोटिस बाल्ब के ऊपर यहाँ, इसके नीचे यहाँ क्या रहने वाला, ये रहने वाला है कंठ, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, कंठ। इसको बोलते हैं लिरिक्स बोलते हैं, LYRNX, ठीक है। और उसके बाद हम ये देखेंगे यहाँ पे, ये क्या हमारे पास लगी है, श्वास नली, और यहीं से श्वास नली से दो नलियाँ आ रही हमको दिख रही। एक नली तो हमें ये दिख रही, ये वाली, और एक नली मुझे ये दिख रही। तो इस श्वास नली को हम क्या बोलेंगे, ट्रैकिया, ठीक है। यहाँ इस ट्रैकिया से हम कहाँ आएंगे, फेफड़े में। जैसा कि हम इस चित्र में समझ पा रहे हैं, अलग से फेफड़ा देख पा रहे हैं, आपको छोटे छोटे बिंदु दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, ये हमारे हैं कुपिकाएँ, या इन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं एल्वियोली, ठीक है। तो होता क्या है कि जो ऑक्सीजन, जो हवा जो आएगी टोटल, CO2, O2, N2, कहाँ आएगी, सबसे पहले फेफड़े में, ठीक है। फेफड़े से फिर कहाँ जाएगी, हमारे शरीर में। जैसे हमने ये देखा, ये फुफ्फुस, ये धमनी है, ठीक है। तो होता क्या है कि एक गणित हमें यहाँ पे ये समझनी है कि गैसों का जो चलने का जो क्रम रहता है वो क्या रहता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में गैसें चलती हैं। और हमने यहाँ ये समझना है कि जो हमारी जो धमनियाँ हैं शरीर में, उनमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन जो रहती है उसका प्रेशर कैसा रहता है, लो। और जबकि हमारे कुपिकाओं में छोटी, इसमें एक बात और समझ लो कि जो हमारा जो फेफड़ा है, इसमें कितनी कुपिका है पता है, 300 से 500 करोड़ के बीच। 300 से 500 करोड़ के बीच इनमें क्या है, ये छोटी छोटी कुपिकाएँ हैं जिनको हम वायुकोष्ठ बोलते हैं। और जो हमारी धमनियों में रहता है, प्रेशर किसका ज़्यादा है, किसका प्रेशर कम है, O2 का प्रेशर कम है। और यहाँ पर जो है एल्वियोली में यानी कुपिका में O2 का प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। तो गैसें क्या चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। तो कुपिका से जो गैस जाएगी O2, वो सीधा हमारे रक्त में मिल जाएगी, घुल जाएगी। अब हमें ये समझना है CO2 का क्या काम करेंगे। CO2 का जो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो रहता है वो कैसा रहता है, ज़्यादा। और कुपिकाओं में CO2 का प्रेशर क्या रहता है, कम। तो हमें पता है गैसें हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आती हैं। तो हमने देखा कि जो हमारे रक्त में जो CO2 मिली है वो कहाँ आ जाएगी, हमारी कहाँ जाएगी, CO2 फेफड़ों में आ जाएगी। अब फेफड़ों के द्वारा फिर हम जैसे सांस छोड़ेंगे, ये CO2 बाहर चली जाएगी। अब समझ आया कि 4% जो हमने यहाँ जो बाहर छोड़ा है वो क्यों छोड़ पा रहे हैं, इसलिए छोड़ पा रहे हैं क्योंकि हमारे जो हम देखेंगे कि जो हमारा जो रक्त रहता है उसमें CO2 का प्रेशर कैसा रहता है, CO2 का प्रेशर कैसा रहता है, ज़्यादा। और गैसें हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चलती हैं, इसलिए फेफड़े से आके कहाँ जाती हैं, बाहर। यहीं पर तीसरी बात हम क्या समझेंगे, तीसरी बात हम ये समझने वाले यहाँ पर है कि जो अंतः श्वसन है, हमने क्या समझा, बाह्य श्वसन, गैसों का विनिमय। अब क्या समझने वाले हमें, अंतः श्वसन। अंतः श्वसन कहाँ होगा, अंतः श्वसन ये कोशिकाओं के अंतर्गत होगा, कोशिकाओं के अंदर होगा, और यहीं पर क्या होगा, ग्लूकोज का विखंडन होगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बात हमें समझने वाली अंतः श्वसन के अंतर्गत है कि यह जो विखंडन होगा वो कहाँ होगा, कोशिका में होगा। और यह अंतः श्वसन वाली प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होगी। 2 चरण वो कौन कौन से रहेंगे, ग्लाइकोलिसिस चक्र और क्रेब्स चक्र, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस चक्र की जो ये प्रक्रिया रहेगी, इसके अंतर्गत क्या रहने वाला, ऑक्सीजन यहाँ अनुपस्थित रहेगी। ग्लाइकोलिसिस चक्र में क्या रहेगा, ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगी। कहाँ होगी ये क्रिया, कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होगी। इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस चक्र को EMP पाथवे कहते हैं। और क्या समझना हमें ग्लाइकोलिसिस में, ग्लाइकोलिसिस में हम ये समझेंगे कि जो यहाँ पर जो प्रक्रिया होगी, यहाँ पर हमें 2 पायरुविक अम्ल प्राप्त होंगे और हमें क्या प्राप्त होगा, 4 ATP, 2 पायरुविक अम्ल और 4 ATP। यहाँ हमने ये देखना है कि जो 4 ATP जो है उनमें से 2 ATP फास्फोरिलेशन की प्रक्रिया में समाप्त हो जाएंगे। बचेंगे कितने ATP मेरे पास, 2, ठीक है।
तो क्या नाम पायरूविक अम्ल और 2 ATP वो कहाँ आ जाएंगे? क्रेब्स चक्र में। क्रेब्स चक्र की जो प्रक्रिया जो दी किसने दी? हैंस क्रेब्स थे इंग्लैंड के वैज्ञानिक उन्होंने। और हमें ये समझना है कि जो क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया होगी वो कोशिका के कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहाँ पे क्या रहने वाली? यहाँ पर O2 प्रेजेंट रहती है, यानी O2 उपस्थित रहती है। ग्लाइकोलिसिस में O2 एब्सेंट रहती है, क्रेब्स में O2 प्रेजेंट रहती है। ग्लाइकोलिसिस में जो प्रक्रिया होगी वो कोशिका के कोशिका द्रव्य में होगी और क्रेब्स में जो प्रक्रिया होगी वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। और यहाँ पर जो हमें समझना है वो ये समझना है कि एक जो पायरूविक अम्ल बराबर कितना होता है? 18 ATP। 2 पायरूविक अम्ल में कितने ATP होंगे? 36 ATP। और चूँकि 2 ATP मेरे पास पहले से ही मौजूद थे तो 36 + 2 कितने हो गए? 38। तो हमने ये समझा कि एक ग्लूकोज के विखंडन में, ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन में कितनी हमें ऊर्जा मुक्त होगी? 38 ATP। तो हमने ये समझा कि जो श्वसन की जो प्रक्रिया होगी उस श्वसन की प्रक्रिया के दौरान जो हमको ऊर्जा प्राप्त होगी वो किस रूप में मिलेगी? हमको ATP के रूप में मिलेगी। और हम ये समझ पाए हैं जब कोशिका के अंदर एक ग्लूकोज के अणु का विखंडन होगा तो कितनी ऊर्जा हमको प्राप्त होगी? 38 ATP। ठीक है, इस तरह से हमने पूरे श्वसन तंत्र को समझा और इस तरह से श्वसन तंत्र की पूरी प्रक्रिया समाप्त होती है। इस बात को हम जब 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो सारी कहानी हमारे समझ आ जानी है। ठीक है।